हेलो स्टूडेंट्स, मानव रोग डिस्कस कर रहे थे अपन। और मानव रोग में अपन ने एक तो बताया था आनुवंशिक रोग, एक बता दिए थे अपन ने असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग डिस्कस कर रहे थे। संक्रामक रोग में अपन ने बैक्टीरिया के रोग डिस्कस किया। उसके बाद में आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वायरस के रोग। बैक्टीरिया वाले जो रोग डिस्कस किए थे अपन ने, जिसमें अलग अलग जो भी नाम आए सारे, वो अपन ने टेबल में पहले उसके अपन ने ट्रिक लिखवाई और उसके बाद में टेबल में अपन उनको किस तरह से रोग कारक का नाम यानी बैक्टीरिया वायरस का नाम, फिर प्रसार, फिर प्रभावित अंग, फिर लक्षण और फिर उसके बचाव उपचार की बात की थी। अब डिस्कस करने जा रहे हैं अपन वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग में सबसे पहले लिखा हुआ देखो रूबेला, जिसको बोला जाता है जर्मन खसरा। रूबेला एक होता है मीजल्स जो अपन बोलते हैं खसरा, एक यहाँ लिखा हुआ है देखो जर्मन खसरा रूबेला। दोनों में लक्षण एक जैसे ही आते हैं, ये खोज के आधार पे जैसे नाम दे दिया। रूबेला वायरस का नाम इसी नाम पे है, रोग के नाम पे रूबेला वायरस। इसका प्रसार होता है रोगी व्यक्ति के संपर्क से। प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र, त्वचा पर लाल रंग के दाने, गर्दन में लसिका गांठों की सूजन, और यही श्वास के माध्यम से रोगी व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। टीका इसमें जो काम आता है MMR, ये भी ट्राइवेलेंट टीका है, 3 में काम आता है। मीजल्स मम्स रूबेला, MMR की फुल फॉर्म क्या है भाई? मीजल्स मम्स रूबेला। मीजल्स जो अभी आएगा आगे, और मम्स ये गलसुआ, और एक ये रूबेला जो अभी अपन ने बोला जर्मन खसरा। तो वायरस में पहला रोग बताया अपन ने रूबेला जर्मन खसरा। रोग कारक रूबेला वायरस, प्रसार है रोगी व्यक्ति के संपर्क से, प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र, ये लक्षण बताए इसमें, और ये टीका। रेबीज, इसी को नाम दिया जाता है हाइड्रोफोबिया। फोबिया शब्द आता है डर या भय के लिए, हाइड्रो शब्द लेते हैं जल के लिए। रेबीज जो कि वायरस बोला जाता है, रेबीज वायरस, और कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, इन जंतुओं के काटने से, इनके लार के माध्यम से ये अपने अंदर पहुंच जाता है, काटने से। प्रभावित है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वही CNS मस्तिष्क मेरुरज्जु, तो ये भी घातक में आएगा। और लक्षण में जल से भय और उत्तेजना, व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करता है, और क्योंकि उसमें उसको जल निगलने में प्रॉब्लम आती है, मांसपेशियों की कठोर हो जाने से जल निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जल से भय। यहाँ जल से भय का मतलब ये नहीं कि वो पानी को देखते ही भागता है दूर, क्योंकि उसको निगलने में, पानी को पीने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए उसको बोला जाता है कि जल से डर रहा है। और टीका एंटी रेबीज, एंटी रेबीज का टीका, रेबीज के अपोजिट एंटी रेबीज का टीका बोला जाता है, इसी के नाम से बोलते हैं इसको एंटी रेबीज वैक्सीन। मम्स जिसको बोलते हैं गलसुआ या कंठमाला, कन्फेड, इसमें प्रभावित होती है कर्णमूल लार ग्रंथि, जो अपन ने पढ़ी थी पैराटोड लार ग्रंथि, उसमें सूजन आती है, वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था। वायरल इन्फेक्शन से, वायरस इसका नाम से जाना जाता है मम्स वायरस, रोगी व्यक्ति का वही संपर्क से फैलता है। प्रभावित है लार ग्रंथि कौन सी? कर्णमूल। और कर्णमूल ग्रंथियों में सूजन से गला भारी होना, मुंह नहीं खुलना, बुखार रहना। टीका वही क्या बन गया अभी? MMR, तीनों नाम आ गए उसमें, मीजल्स, मम्स और रूबेला। अगला देखो खसरा, मीजल्स, मोरबेली विषाणु, जो अपन ने बताया था रूबेला वायरस, मोरबेली विषाणु इसमें आता है, क्योंकि वही रूबेला इसी के लिए बोला जाता है। वायु और नाक के स्राव से वही लक्षण आते हैं, सेम श्वसन तंत्र प्रभावित है, नाक व आंखों से पानी आना, बुखार रहना, शरीर पर लाल रंग के दाने, बोदरी भी बोलते हैं कई बार सामान्य भाषा में, वही है। कंप्लीट रेस्ट, स्वच्छ जल, और टीका वही आ गया MMR। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस अपन ने डिस्कस किया था जब मस्तिष्क पढ़ाया था, मस्तिष्क शोथ। अपन ने बताया था मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण पाए जाते हैं, 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, उनको नाम दिया जाता है मेनिंजाइन, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पाइयामेटर, 3 बताई थी अपन ने। उनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, CSF जो अपन ने बताया था, पाइयामेटर और आर्कनोइड के बीच में। तो मेनिंजाइटिस वायरस के इन्फेक्शन से उस CSF की मात्रा बढ़ जाती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो बताया था उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उससे मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन आती है। तो प्रभावित है अंग है मस्तिष्क आवरण, इनमें सूजन आ जाती है। इसका प्रसार किसके द्वारा हो रहा है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। और लक्षण है मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन, तेज सिर दर्द रहना, सिर भारी हो जाना, और बचाव ही उपचार। ये खास तौर से क्योंकि मादा क्यूलेक्स मच्छर पाया जाता है धान के खेतों में, ध्यान रखना, मादा क्यूलेक्स मच्छर धान के खेत,
तो जितना भी ये मैदानी क्षेत्र है, जहाँ जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह, यूपी का जहाँ जो गंगा तटीय मैदान माना जाता है ना, उसमें धान की खेती जो पैदावार होती है, वहाँ ये मच्छर खास तौर से प्रभाव रखता है। और सुनते हैं अपन अखबार कई बार, इसमें दिमागी बुखार जो सीधा बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी जो मौतें होती हैं बच्चों में। हेपेटाइटिस यकृत शोथ, यकृत लीवर शोथ यानी सूजन वायरस इसी के नाम से जाना जाता है। इसमें हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो 5 प्रकार से बताया जाता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए, HPA, फिर हेपेटाइटिस बी, HPV, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी इसमें सबसे संक्रामक होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस वायरस रोग का प्रसार है संदूषित जल और भोजन के द्वारा, और प्रभावित अंग है इसमें लीवर में सूजन आती है। हेपेटाइटिस ए जो बोला जाता है सामान्य पीलिया जिसको बोलते हैं, उसमें और खासतौर से बच्चों में बहुत बार ये दिखाता है प्रभाव, वो सामान्य पीलिया बोला जाता है, जिसमें 28 से 30 दिन कंप्लीट रेस्ट और पौष्टिक भोजन लेते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप ही लीवर अपनी साइज में वापस आ जाता है, वो स्थिति आती है। हेपेटाइटिस बी में स्थिति हो जाती है कि लीवर की सूजन स्थायी हो जाती है। हेपेटाइटिस जो सी है वो बी से भी ज़्यादा संक्रामक और कई बार लीवर में कैंसर बन जाता है, सिरोसिस बोलते हैं उसको। लीवर की स्थायी सूजन, लीवर में कैंसर की स्थिति सिरोसिस बोला जाता है। हेपेटाइटिस जो ई है ना, वो खास तो वो उसका मेन प्रभाव रहता है माता जो है, माता से हेपेटाइटिस बी जो मैं बता रहा था पहले, हेपेटाइटिस बी माता के गर्भ में जब शिशु का पोषण होता है तो प्लेसेंटा से माता के रुधिर से शिशु में भी ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस ई गर्भावस्था में महिलाओं की मृत्यु का बड़ा कारण बनता है जब एनीमिया हो जाता है, हेपेटाइटिस होता है। तो यकृत प्रभावित होता है, यूरिन पीले रंग का, आंखों नाखूनों पर पीला बढ़ जाना, पीलापन, रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। ये रक्त में पित्तवर्णक जो अपन ने बताए थे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो दोनों हैं पित्तवर्णक, वो लीवर में मृत आरबीसी के अपघटन से बनते हैं। इनकी रुधिर में मात्रा बढ़ने से पीलापन, आरबीसी घट गई और पित्तवर्णक बढ़ गए, तो सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं कि खून का पानी हो गया। तो नाक आंखों में सब जगह पीलापन नजर आता है, और टीका इसका इसी के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो सीधा जो हैवी लीवर, कंप्लीट लीवर को रेस्ट करने के लिए पौष्टिक आहार, हल्का भोजन। पोलियो, यही वायरस जो माना जाता है पोलियो वायरस, संदूषित जल और भोजन के द्वारा प्रसार, प्रभावित है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेशियों में स्थायी शिथिलन। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी के जो पोलियो अभियान बताते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको साइंटिस्ट के नाम के आधार पे साक वैक्सीन भी बोला जाता है। डेंगू ज्वर, देखो रेबीज का जो वायरस है इसको रेबडो भी नाम दिया जाता है, रेबडो वायरस भी बोलते हैं इसको। रेबीज का जो वायरस है ना उसको रेबडो भी नाम दिया जाता है। डेंगू, खूब नाम सुना है अभी, डेंगू वायरस या फ्लेवी आर्बो वायरस, प्रसार है एडिस एजिप्टाई मच्छर। ये मच्छर सब हैं मादा मच्छर रुधिर ग्रहण करते हैं अपने वो अंडाणु का निषेचन करने के लिए टेम्परेचर गर्म जो खून चाहिए, गर्म जो खून यानी जो नियततापी जंतु है जैसे मैमल्स आ गए, उन सबसे ये खून को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पेशियां और हड्डियां इससे प्रभावित होती हैं, हड्डियों जोड़ों में तेज दर्द होता है तो इसलिए हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं इसको। तेज बुखार, पेशियों व जोड़ों में दर्द, हड्डी तोड़ बुखार। प्लेटलेट्स में कमी, रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होती है इसके अंदर, तो ये सारे इसके लक्षण आ गए। और बचाव ही उपचार, क्योंकि डेंगू का भी कोई टीका नहीं है और इसलिए जरूरी है कि मच्छरों से बचाया जाए। एडिस एजिप्टाई मच्छर स्वच्छ जल में पाया जाता है और दिन के समय खासतौर से काटता है। मादा एनोफिलीज मच्छर गंदे जल में पाया जाता है और रात्रि में काटना। एडिस एजिप्टाई मच्छर स्वच्छ जल में पाया जाता है, दिन में काटना। और क्यूलेक्स मच्छर धान के खेतों में पाया जाता है, तो वहाँ पर जो काम धान के खेतों में तो वहाँ का एरिया प्रभावित हो गया सीधा। तो इसका सीधा क्या है गया अभी बचाव और उपचार। तो ये अपन ने वायरस जनित कुछ रोग डिस्कस किए। इसके बाद में देखो वायरस में अगले जो रोग हैं, यहाँ लिखा है सार्स,
जिसको एक नाम दिया मैंने किलर निमोनिया। कोरोना इसका वायरस है कोरोना वायरस। अभी देखो जो अपन फिलहाल जो चल रहा है अभी 2020, जिसके नाम कर दिया अपन ने कोरोना वायरस। कोरोना जो है अभी जो अपन देख रहे हैं वो इसी का मॉडिफाइड डीएनए का रूप है। तो सार्स जो रोग है उसका वायरस होता है कोरोना फैमिली का। सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी अपने श्वसन तंत्र को घातक रूप से प्रभावित करने वाला वो सार्स रोग है। और इसका वायरस कौन सा है भाई? कोरोना। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं कोरोना जो पढ़ रहे हैं वायरस अलग से, वो है इसी फैमिली का, जिसमें वो भी किसको प्रभावित कर रहा है? श्वसन तंत्र को। फेफड़ों में संक्रमण, श्वास नली में संकुचन, जो सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सार्स का वायरस है कोरोना। रोगी व्यक्ति के संपर्क से प्रभावित, वही जो फिलहाल अपन देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कर रहे हैं अपन, और उसी से अपन देख रहे हैं डिजिटल में ऑनलाइन का कितना क्रेज बढ़ा है। प्रभावित श्वसन तंत्र, श्वास में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन, श्वास नली में संकुचन, ये इसके सारे लक्षण। और बचाव ही उपचार, क्योंकि टीका अभी तक कुछ है नहीं, तो जब तक टीका नहीं तब तक बचाव उपचार है। सेम वही इसी का मॉडिफाइड डीएनए रूप है। जो कोरोना अपन जो देख रहे हैं वो इसी का मॉडिफाइड आनुवांशिक पदार्थ है। और अभी भी जांच चल रही है उसका कि भाई जैसे बताया गया था चीन में लैब के अंदर, वुहान में लैब के अंदर ये वायरस जेनेटिकली आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया है। तो वो इसी का अध्ययन करते हुए अब ये जो चीज़ें हैं जब तक प्रमाणित तक साथ सामने नहीं आ जाती। लेकिन फिलहाल हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं हो जाए तब तक इसको रोकने, अपने शरीर में होने से बचाया जाए। और बचाव के लिए ज़रूरी है अभी सोशल डिस्टेंसिंग, और जितना भी हो सके मास्क जरूर लगा के रखें ताकि श्वसन के माध्यम से अपनी बॉडी में प्रवेश न कर सके। चिकन पॉक्स, ये दो नाम सुना है, चिकन पॉक्स और चेचक, जिसको दूसरा नाम देते हैं स्मॉल पॉक्स। ये दो नाम तो आते हैं, पर एक नाम बोलते हैं भी छोटी माता बड़ी माता जैसे बोलते हैं। वेरिसेला जोस्टर, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वेरियोला, ये ध्यान रखना दोनों नाम जो रहते हैं, ये कंफ्यूज कर देते हैं आगे पीछे। रोगी व्यक्ति के संपर्क से, रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहने से स्वयं प्रभावित है। त्वचा, मस्तिष्क, सिर में दर्द रहता है तेज, हल्का बुखार, शरीर पर लाल रंग के दाने। दाने कैसे आ रहे हैं? पहले धड़ पर फिर चेहरे पर, पहले धड़ पर आ रहे हैं फिर चेहरे पर। अब यहाँ देखो, सिर पीठ जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल रंग के दाने, पहले चेहरे पर फिर धड़ पर। यहाँ क्या था? पहले धड़ पर फिर चेहरे पर, यहाँ पहले चेहरे पर फिर धड़ पर। बचाव उपचार, चेचक का टीका, चेचक का टीका जो इसी के नाम से जाना जाता है। और चिकन पॉक्स के लिए अपन ने लिखा है स्वप्रतिरक्षी। स्वप्रतिरक्षी शब्द किसके लिए यूज करते हैं? यानी जिस रोगकारक या एंटीजन के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी अपने आप तैयार हो जाती है। यानी एक तो जो अपन ने बताया था टीकाकरण, जो कि है अर्जित प्रतिरक्षा। टीकाकरण में हम एंटीजन, रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस को बॉडी में प्रवेश कराते हैं अर्धमर्त रूप में, और फिर उसके प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। लेकिन ये ऐसा रोग है, चिकन पॉक्स का वायरस जब अपनी बॉडी में जाता है तो उसके बाद में उसके लिए खुद ही एंटीबॉडी बन जाती है। यानी अगर ये एक बार हमारे को होगा तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज तैयार हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक बार हुई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन होने के बाद में फिर दोबारा नहीं होता, मतलब उस वायरस के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो गई, ये स्थिति। तो चिकन पॉक्स, चेचक जो दोनों लिए अपन ने, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकनगुनिया, ये भी खूब नाम आ रहा भी। चिकनगुनिया स्थान है अफ्रीका महाद्वीप में, वहां पर इस वायरस को पहले खोजा गया था। वायरस उसी आधार पे नाम दिया है। वही एडिस इजिप्टाई मच्छर, डेंगू वाला सेम, पेशियां और हड्डियां सेम लक्षण। यहाँ पर ये हो रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आती है। अचानक बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द। बचाव उपचार, डेंगू चिकनगुनिया वही, टीकाकरण नहीं अभी। एड्स, पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी यानी कमी। और अर्जित प्रतिरक्षा कमी का मतलब है जितना भी अपने शरीर में टीकाकरण से एंटीबॉडीज तैयार होती हैं वो अर्जित प्रतिरक्षा है, उसकी न्यूनता, वो समाप्त हो जाना। इसका मतलब जितने भी एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, तो प्रतिरक्षा न्यूनता हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम अनेक प्रकार के रोगों से घिर जाते हैं और इसीलिए घातक साबित हो जाता है।
HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी वो वायरस जो मानव की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर रहा है। प्रसार है यौन संबंध रक्तदान। इसके साथ में देखो इसका प्रसार जो है HIV वायरस माता के रुधिर से, वही गर्भधारण के दौरान माता के रुधिर से प्लेसेंटा से गर्भस्थ शिशु में भी पहुंचता है। सेम हेपेटाइटिस और HIV वायरस दोनों, इसलिए अपन इनको नाम लिया था, जन्मजात रोग में आते हैं ये। और जिस व्यक्ति के रुधिर में HIV वायरस है, अगर वो रुधिर किसी को दे दिया गया तो प्रॉब्लम। और एक यौन संपर्क से, क्योंकि जो मादा की योनि में जो स्राव होता है उसमें इसका वायरस पाया जाता है। प्रभावित है रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम इसमें डिफिशियंसी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। अब लक्षण सारे आ जाएंगे क्योंकि प्रतिरक्षण तंत्र नष्ट हो गया वो। और इसका भी भाई कोई टीकाकरण वो तो है नहीं, उपचार तो केवल जब तक ये व्यक्ति जीवित रह सके उसको ये औषधि दी जाती है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन शब्द आता है सुअर के लिए। स्वाइन शब्द किसके लिए आता है भाई? सुअर के लिए। मेनली ये रोग उनका ही होता है। और फिर जो नॉनवेज का जो सेवन करते हैं उनमें खास तौर से पहुंच जाता है उस माध्यम से, सुअर के मांस के माध्यम से। H1N1 वायरस, सुअर द्वारा प्रसारित रोगी व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग में लेना। प्रभावित है श्वसन तंत्र, देखो श्वास में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन, लगातार छींके आना, शरीर में दर्द। बचाव ही उपचार। बर्ड फ्लू, H5N1 वायरस, पक्षियों द्वारा प्रसारित, खासतौर से बतख, वही नॉनवेज के माध्यम से पहुंचेगा। प्रभावित है श्वसन तंत्र, सेम लक्षण आते हैं। बचाव उपचार। इन्फ्लुएंजा फ्लू, जिसको सामान्य फ्लू बोलते हैं अपन, जुकाम, सर्दी जुकाम जो बोलते हैं। इमिक्सो वायरस या इन्फ्लुएंजी वायरस या राइन वायरस, ये भी नाम देते हैं। रोग व्यक्ति के संपर्क से नाक, गला, बुखार, शरीर के संपूर्ण भाग में दर्द, छींक और सर्दी। बचाव उपचार। तो ये जो फ्लू आते हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा, नाम जो अपन ने दे, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा, इनको आप इससे याद रखोगे। SBI, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है अभी? SBI। तो हो गया स्वाइन फ्लू, S से तो हो गया स्वाइन फ्लू, B से हो गया बर्ड फ्लू, I से हो गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लू याद रख लेना अभी, इन्फ्लुएंजा पूरा नाम देते हैं। तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लू। तो इसका मतलब SBI बैंक में जाने से 3 प्रकार के फ्लू हो जाते हैं भाई, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और इन्फ्लू, ये तीनों जा जाते हैं। तो ये जो अपन ने डिस्कस किए वायरस जनित रोग, जो अपन ने बताए, बैक्टीरिया के बाद में वायरस जनित रोग। आगे जो अपन ले रहे हैं वो आ रहा है भी कवक जनित रोग, जिसमें अपन ने लिखवाया था गंजा दामाद फ्रूट खाए, याद करने के लिए लिखवाया था। देखो कवक में पहला बता रहे हैं दाद। दाद तो देखते हो, रिंग वॉर्म जो अपन देखते हैं, दाद। रोग कारक का नाम, यानी इसके कवक का नाम ट्राइकोफाइटन। दाद के कवक का नाम है ट्राइकोफाइटन। प्रसार है रोगी व्यक्ति वस्तुओं को यूज, कपड़े, तौलिया, इस व्यक्ति ये है दाद, उसकी वस्तुओं को अपन यूज करेंगे तो हमारे अंदर होगा। प्रभावित है चेहरे की दाढ़ी व गिरवा का दाद, तो दाढ़ी और गिरवा पे यहाँ जो खास तौर से बनता है वो दाद ये आता है। बचाव ही उपचार। एथलीट फुट, पैर का दाद बोलेंगे सीधा सीधा। इसमें पैरों के अंगुलियों के बीच में जो दाद बनता है, और व्यक्ति अपनी अंगुलियों को, जब ये दाद बनता है तो अंगुलियों को इस प्रकार से रखता हुआ चलता है जैसे दौड़ते समय एथलीट पैरों के पंजों को रखता है। तो टीनिया पेडिस, इसके जो कवक का नाम है वो है टीनिया पेडिस। और प्रसार हो रहा है वही रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को यूज करना, पैर का दाद है ये। गंजापन, ये है सिर का दाद, ये पैर का दाद, ये चेहरे गिरवा का दाद, गंजापन। टीनिया कैपेटिस, ये टीनिया पेडिस, ये टीनिया कैपेटिस। और वही प्रसार से हम वही सिर की खाल, तो इसी की वजह से गंजापन। सिर का जो दाद बोलते हैं, सिर में जो कवक बनता है अपन डैंड्रफ बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो। और बचाव उपचार। दमा, एक नाम देते हैं अस्थमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इसके कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। और प्रसार है रोगी व्यक्ति का संपर्क, श्वसन तंत्र, बचाव ही उपचार। प्रभावित है श्वसन तंत्र, जो अपन देखते हैं श्वास में कठिनाई जो आती है, खाज।
सरलोफ्ट से इसके बीज, खाज खुजली जो बोलते हैं शरीर पर, सरलोफ्ट से इसके बीज, इसके कवक का नाम प्रसार है। रोगी व्यक्ति का संपर्क, प्रभावित होती है त्वचा, बचाव ही उपचार। तो ये सारे जो अपन ने बताए हैं कवक से होने वाले रोग। और पहले दो अपन ने डिस्कस किए अपन ने बैक्टीरिया से होने वाले रोग, दूसरे डिस्कस किए अपन ने किससे, वायरस से होने वाले रोग, तीसरा अपन ने पढ़ा है संक्रामक में, तीसरा कवक से होने वाले रोग जो अपन ने बताए हैं। उसके बाद में देखो कवक के बाद में संक्रामक में अगला अपन ले रहे हैं देखो प्रोटोजोआ जनित रोग। पहला डिस्कस किया अपन ने बैक्टीरिया का, दूसरा वायरस का, तीसरा कवक का। नंबर 4 पे ले रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अपन एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। अमीबा का नाम सुना है, पैरामीशियम, यूग्लिना। इन्हीं में से जो एक कोशिकीय परजीवी जो हैं, परजीवी का मतलब जो दूसरे पोषी से भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो परजीवी होते हैं। यहाँ पर अपन प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला रोग बता रहे हैं अपन मलेरिया। अपन ने लिखवाया था रिया, मलेरिया, डायरिया, पायरिया। मलेरिया खूब नाम सुना है, रोग कारक का नाम प्लाज्मोडियम। अभी बड़ा कंफ्यूज करता है भाई, कई बार मैं पूछता हूँ क्लास में मलेरिया रोग किससे होता है, सीधा बोल देते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। होता उससे नहीं है, वो तो उसका प्रसार है। होता किससे है, प्रोटोजोआ से। और तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन है मलेरिया कौन सा जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। और प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ, उस प्रजाति का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में अलग अलग आ जाती है अभी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इस प्रकार से अलग अलग प्रजाति जो बन जाती है। इसका प्रसार हो रहा है मैदा एनोफिलीज मच्छर, जो मैंने बताया था गंदे जल में पनपता है मच्छर और रात्रि में काटना। प्रभावित है रुधिर तंत्र, आरबीसी में कमी, तेज आवर्ती बुखार। देखो मलेरिया जो है अपना जीवन चक्र 2 प्रपोषियों में पूर्ण करता है। एक तो मादा एनोफिलीज मच्छर जिसमें तो वो करता है लैंगिक चक्र पूरा, और एक मनुष्य जिसमें वो पूरा करता है अलैंगिक चक्र। मच्छर की लार ग्रंथियों में इसके स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। जैसे ये मनुष्य को काटता है या अन्य जंतुओं की बात, फिर अपन मनुष्य की बात करेंगे। तो मनुष्य को जब ये काटता है तो ये जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट हैं जो कि 2n कोशिका होती हैं, वो माता अपने रुधिर में पहुंच जाते हैं, रुधिर के द्वारा जाते हैं लीवर में। वो स्पोरोजोइट किस में जाते हैं, लीवर में। वहां उनका होता है गुणन यानी वृद्धि और मीरोजोइट्स का निर्माण होता है। अगली जो स्टेप बनती है मीरोजोइट्स से, बीजाणु जनन द्वारा। तो वो भी अलैंगिक जनन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ समसूत्री, मीरोजोइट्स का निर्माण हुआ। मीरोजोइट्स लीवर से मुक्त होते हैं और आरबीसी पर अटैक करते हैं, आरबीसी कोशिकाओं का विखंडन करते हैं और इन्हीं मीरोजोइट्स में से कुछ वापस से लीवर में वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं। आरबीसी के विखंडन से हीमोजोइन टॉक्सिक मुक्त होता है। टॉक्सिक यानी विषैला जो बोलेंगे। हीमोजोइन जो मुक्त होता है ना, उसकी मात्रा बढ़ने से कंपकंपी लगकर तेज आवर्ती बुखार आता है। और फिर ये जो मीरोजोइट्स हैं वो बदल जाते हैं गैमेटोफाइट्स में। गैमेटोफाइट जो है वो है अगुणित प्रावस्था। गैमेटो जो साइट है या गैमेटोफाइट्स जो है वो अगुणित हो गए, द्विगुणित से अब अगुणित स्थिति बनती है। अब गैमेटोसाइट में 2 हो गए, नर और मादा, अगुणित कोशिका। ये रुधिर के अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे ही मच्छर काट रहा है, वापस से मच्छर जब रुधिर को ग्रहण करता है तो ये गैमेटोसाइट या जो गैमेटोसाइट है वो वापस से उसके मच्छर की किस में पहुंच जाते हैं, रुधिर के साथ उसके आंत्र में पहुंच जाते हैं। आंत्र में जाने के बाद में जो गैमेटोसाइट है इनका मिलना होता है, अगुणित कोशिका है तो निषेचन होगा। निषेचन से oocyte बनता है, वो oocyte से फिर समसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं स्पोरोजोइट और वो उसकी लार ग्रंथियों में इकट्ठे होते हैं। ये जीवन चक्र में एक बार नोट करवा दूंगा टेबल पर, फिलहाल अपन बात कर रहे हैं इसकी। मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम, प्रसार इससे प्रभावित है रुधिर तंत्र। ये देखो आरबीसी में कभी लगर तेज आवर्ती बुखार। आवर्ती बुखार उसको बोलते हैं जो निश्चित समय बाद दोहराया जाता है। तो 24 घंटे 18 घंटे में बुखार की पुनरावृत्ति होती है, 72 घंटे में वो प्रजाति के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। उपचार है इसमें सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। कुनेन एल्केलॉइड सिनकोना की छाल से जो प्राप्त होता है वो मलेरिया उपचार में प्रयुक्त होता है। दूसरा बता रहा हूं डायरिया, इसी को नाम दिया जाता है अतिसार, जियार्डियसिस। ये जो नाम पहला लिखा हुआ है जियार्डियसिस, ये नाम तो
जियार्डियसिस जो नाम है ना, देखो वो इसके प्रोटोजोआ की प्रजाति के नाम के आधार पर है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इंटेस्टाइन यूज किया जाता है आंत्र के लिए, आंत्र को प्रभावित करता है, उस आधार पे ये जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के नाम, इंटेस्टाइनलिस के आधार पर इसको ये नाम दिया गया जियार्डियसिस। और लक्षण के आधार पे नाम देते हैं डायरिया या अतिसार। डायरिया अतिसार का मतलब क्या आता है देखा जाएगा, अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ। ये है डायरिया अतिसार का मतलब, निर्जलीकरण, लगातार उल्टी दस्त है, तो सोडियम की कमी, जल की कमी, निर्जलीकरण। संदूषण और भोजन द्वारा प्रसारित प्रभावित है छोटी आंत्र, पाचन तंत्र। निर्जलीकरण इसका लक्षण आ गया। स्वच्छ जल और भोजन का सेवन, पौष्टिक आहार लेते हैं इसमें। धीरे धीरे जैसे ही प्रोटोजोआ बाहर आ जाएगा पाचन तंत्र से, वापस से आराम मिल जाएगा, आंत्र सुरक्षित हो जाएगी। तो स्वस्थ भोजन और जल का सेवन, उबले हुए जल का सेवन, वो इसका बचाव है सीधा। बाकी ORS यूज करेंगे। ORS किसकी पूर्ति के लिए? जल, सोडियम की पूर्ति के लिए। तो जिसमें भी लगातार उल्टी दस्त वाले लक्षण आते हैं, निर्जलीकरण होता है, उनमें ORS यूज करते हैं। डायरिया, मलेरिया, डायरिया, पायरिया। पायरिया अपने मसड़ों से संबंधित है। इसका रोग कारक लिस्मानिया, फ्लाई, रेत पे आने वाली जो मक्खी होती है वो प्रसारित, मसड़ों व दांत प्रभावित होते हैं। से रक्त स्राव, दांत ढीले होना, वो पायरिया बोला जाता है। दांतों की नियमित सफाई, इसका बचाव सीधा यही है कि हम दांतों की नियमित सफाई करें ताकि ये वहां पर पनप नहीं सके। उसके बाद में देखो काला आजार। काला आजार नाम क्यों दिया जा रहा है? इस रोग का लक्षण ये आता है कि इसमें त्वचा कांस्य वर्ण हो जाती है। कांस्य वर्ण का मतलब नीले काले रंग की। लिस्मानिया डोनोवनी तो हो गया इसका रोग कारक प्रोटोजोआ। संदूषित जल और भोजन के द्वारा प्रसारित हो रहा है, प्रभावित है इसमें प्लीहा ग्रंथि। ठीक है, प्लीहा ग्रंथि की साइज बढ़ जाती है। हाथ पैरों की त्वचा कांस्य वर्ण हो जाती है, प्लीहा का आकार बढ़ना। स्वच्छ जल और भोजन के सेवन से इसमें आराम मिलता है, वही बचाव हो गया इसका सीधा। रोग, नींद की समस्या, लगातार नींद में रहना, वो इसी आधार पे रोग बोला जाता है निद्रा रोग। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ इसका कारक है। प्रसार हो रहा है, सीसी या सेडसी फ्लाई बोलते हैं। प्रभावित है मस्तिष्क, और इसलिए व्यक्ति नींद की स्थिति में रहता है। लगातार नींद में रहना, स्वच्छ जल और भोजन का सेवन। उसके बाद में देखो पेचिस, जिसको नाम दिया जाता है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस तो एंट अमीबा के आधार पे नाम देते हैं। एक तो अमीबा और एक होता है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये तो है प्रोटोजोआ प्रजाति जो इससे ये रोग होता है पेचिस। और पेचिस शब्द आता है खूनी दस्त के लिए। संदूषित जल और भोजन प्रसार, प्रभावित है पाचन तंत्र। और रक्त युक्त चिपचिपा मल, ये इसका लक्षण आता है। खूनी दस्त जो अपन बोल रहे हैं, ये इसमें औषधि जो यूज की जाती है। तो ये जो रोग बताया अपन ने, ये रोग वो हैं जो प्रोटोजोआ से हैं। इसमें खासतौर से देखो संदूषित जल, क्योंकि प्रोटोजोआ खास जलीय जंतु हैं, एक कोशिकीय, वो जल के माध्यम से अपने शरीर में पहुंचते हैं, और इसलिए ज़्यादातर प्रभावित भी किसको कर रहे हैं? पाचन तंत्र को खासतौर से प्रभावित कर रहे हैं। कुछ प्रजातियां आगे प्रभाव डाल रही हैं, वो सारे। तो ये सारे रोग बताए हैं जो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय, जो प्रोटोजोआ परजीवी हैं, बीमार करते हैं, उनसे प्रसारित होने वाले। इसके बाद में देखो संक्रामक में अगला जो बता रहे हैं हेलमेंथी जनित रोग। पहला पढ़ने पड़ा बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा जो पढ़ा कवक, चौथा पढ़ा भी अपन ने प्रोटोजोआ, पांचवा हेलमेंथीज। ये सारे वो सूक्ष्मकर्मी आ गए जो जिनके परजीवी हमारे को बीमार करते हैं। हेलमेंथीज बोलते हैं सूत्रकर्मी, इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एस्केरियसिस, क्योंकि इसका जो कर्मी होता है उसका नाम क्या है? एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस, पूरा नाम जो आता है एस्केरिस। एस्केरिस से नाम क्या आ गया? एस्केरियसिस। और प्रसार है संदूषित जल और भोजन, वही क्योंकि सारे के सारे किसमें पाए जा रहे हैं? जल के अंदर कर्मी जो होते हैं। छोटी आंत, ये अपने पेट के कीड़े जो बोलते हैं, बच्चों में ना पेट के कीड़े जो बोलते हैं, जिसमें लैट्रिन के साथ ही निकलते रहते हैं, पेट के कीड़े जो बोलते हैं, जिससे भोजन पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है, और एक स्किन पर, चेहरे पर सफ़ेद धब्बे भी बनते हैं। पाचन दुर्बल, लगातार दस्त व उल्टी, वृद्धि रुक जाना। चिनोपोडियम का तेल या बैंडेक्स खासतौर से यूज करते हैं इसमें कीड़ों, पेट के कीड़ों के लिए। नारू रोग, अभी तो ये
है नहीं भाई। नारू रोग पहले की बात करें तो नारू जो कर्मी होता है ना, वो एपिडर्मिस के नीचे आता है और फिर तो फोड़ा बनाकर बाहर निकलता है। नारू रोग ड्रेकनकुलस गिनी कर्मी जो बोलते हैं, इसका हेलमेंथीज कर्मी है। प्रसार संदूषी जल भोजन, हाथ पैरों की उपत्वचा, एपिडर्मिस जो बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे आकर फिर ये फोड़े से बाहर इस निकल कर आता है, तो डॉक्टर इसे बड़ी सावधानी से लपेटते हुए निकालता है और उसे बहुत पीड़ा रहती है, बुखार बहुत रहता है शरीर पर। हाथ पैरों की त्वचा पर फोड़े का बनना, प्रभावित जगह पर सूजन व स्वल और भोजन का। टीनियसिस, टीनिया सोलेनियम, टीनिया सोलियम या फीता कर्मी जिसको बोलते हैं, ये चपटे कर्मी में आता है प्लेटिया हेलमेंथीज में। तो टीनिया से इससे नाम टीनिया। संदूषी जल और भोजन प्रभावित है पाचन तंत्र, पेट दर्द के साथ बुखार, एनीमिया, बदहजमी, भूख अधिक लगना, भूख अधिक लगना और स्वच्छ जल और भोजन का सेवन। ये इसके क्योंकि सारा देखो वही आ गया, संदूषी जल है तो ये सारी चीज रोकी जाए। फाइलेरियसिस, फाइलेरिया बुचेरिया फाइलेरियल के नाम पे आधार पे फाइलेरियसिस नाम दे दिया। हाथी पांव, ये लक्षण के आधार पे नाम दे देते हैं, क्योंकि इसका जो कर्मी अभी देखो आ जाएगा। कैसे हो रहा है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। निम्न पाद की लसिका वाहिनी, निम्न पाद क्या आ गया अपने जांग, जांग की लसिका वाहिनी में ये कर्मी पाया जाता है। उससे जांग में जो फैलाव होता है और पैर जांग में फैल जाने से पैर का आकार हो जाता है हाथी के पांव की तरह, और इसकी वजह से जांग का आकार बढ़ेगा तो अपने जो जनांग है वो भी प्रभावित होंगे। जनत प्रभावित व पैरों में कुरूपता, हाथी के जैसा पांव। बचाव ही उपचार, होने के बाद में कोई उपचार नहीं है अभी, तो बचाव ही उपचार है। अब देखो संक्रामक रोग में जो अपन ने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संक्रामक रोग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जितने भी कर्मी हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, प्रोटोजोआ है, हेलमेंथीज है या कवक है, उनका मेन है प्रसार, कि ये हमारे अंदर पहुंच कैसे रहें। इनको पहुंचने से रोक लिया जाए तो हम इन रोगों से सीधा बच सकते हैं। और इसीलिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है हमारी स्वच्छता, स्वच्छ जल का सेवन, स्वच्छ भोजन का सेवन, पौष्टिक भोजन लेना, फ्रूट और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना। क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल्स में जो मिनरल होते हैं, मिनरल हमारी बॉडी में, वाटर और मिनरल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे। जितने प्रकार के जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होते हैं वो पदार्थ सारे, एंजाइम्स वगैरह का सक्रियण करने वाले पदार्थ, मिनरल वगैरह सारे जो आ गए, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भोजन जैसे जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वृद्ध पोषक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। प्रोटीन तो हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग भी पदार्थ है, तो उसको हमें ज़्यादा मात्रा में उसको भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे एंजाइम्स वगैरह में भी मेनली संरचनात्मक पदार्थ तो प्रोटीन ही है, बाकी मिनरल आते हैं साथ में। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनको हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है। तो दो शब्द बोलते हैं, एक तो जीने के लिए खाना और एक खाने के लिए जीना, दोनों में बहुत फर्क है। जीने के लिए खाना जरूरी है, ये नहीं कि खाने के लिए जिए, ऐसा नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि यार खा लो रे ढंग से, फिर कहीं मन में रह जाए, मर जाए तो रे खा के तो नहीं मरे। खाने के लिए जीना नहीं होता, जीने के लिए खाया जाता है। तो वो पदार्थ तो हम केवल उतना ही सेवन करें जितना हमें जरूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ है कि हम जैसे शादी वगैरह में जाते हैं, कितना वेस्टेज करते हैं, नहीं मतलब पेट नहीं मांग रहा है तब भी अपन जबरदस्ती ले लेते हैं, यार दो खा रहे हैं एक तो और खा लेंगे। अरे ठीक है, वो कहते हैं कि माल तो पराया है लेकिन पेट तो अपना ही है, उसका तो ध्यान रखो भाई, शरीर में नुकसान तो अपने ही होना है। ये चीज़ें होती हैं, तो इम्पोर्टेंट यही है। और स्वच्छ भारत मिशन जो चालू किया गया है, हमें उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। खाने में योग पे पूरा ध्यान दो, ताकि जितना हम ऊर्जावान रहेंगे, जितना हम एक्टिव रहेंगे, उतने ही देश की अर्निंग पावर, देश की शक्ति बढ़ेगी। ये भी हमारे देश की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा योगदान है। अगर अपन स्वच्छ रहते हैं तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। उसके बाद में देखो, अभी जो अपन ने डिस्कस किए संक्रामक रोग सारे, अब एक जो आ जाते हैं कुपोषण से, कुपोषण बोलते हैं या ये कहें कि हीनता जन्य रोग, ऐसे रोग जो पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं। और इसमें खासतौर से आ जाते हैं विटामिन वाले। विटामिन जो हमारी बॉडी में होते हैं अलग अलग प्रकार से, उन विटामिन की कमी से भी हमारे बहुत सारे सिम्टम या रोग लक्षण जो हो जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे।
तो विटामिन्स वाले जो रोग है ना, उसमें देखो विटामिन की कमी के रोग हीनताजन्य रोग इनको बोला जाता है, कुपोषण जो बोल। सबसे पहला लिखा है विटामिन ए, ये तो विटामिन का सामान्य नाम, ये लिखा हुआ विटामिन का रासायनिक नाम, और ये है उनकी कमी से होने वाला रोग, और ये है इन विटामिन के सोर्सेज, किनसे इनकी पूर्ति होती है। विटामिन ए रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्या नाम है, रेटिनॉल, और हमारे दृष्टि पटल रेटिना से संबंधित है, इसलिए अगर इसकी कमी से होगा तो यानी अपनी दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, जिसको नाम दिया जाता है रतौंधी, रात्रि की अंधता भी बोलते हैं इसको, यानी अंध वो प्रकाश की कमी होने पर कम दिखाई देना, वो रतौंधी बोलते हैं। गाजर क्योंकि अपन ने बताया था लीवर जो होता है ना, अपने लीवर में वसा विलय विटामिन का संचय होता है। वसा विलय विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी को छोड़कर, बी और सी को छोड़कर बाकी सबके सब कौन से हैं, वसा विलय। अब विटामिन ए भी तो वसा विलय हो गया, तो ध्यान रखना लीवर जो है वो वसा विलय विटामिन सबका मेन सोर्सेज हो जाएगा नॉनवेज के हिसाब से, चाहे विटामिन डी हो, चाहे ए हो, चाहे ई हो, इन सब का सोर्सेज वही आएगा। तो विटामिन ए और डी में मेन सोर्सेज बन जाता है लीवर, खासतौर से मछलियों का जो लीवर जो बोला जाता है वो। तो मछली के लीवर का तेल, हरी सब्जियां सब में कैरोटीन वर्णक होगा, कैरोटीन वर्णक से अपने लीवर में अपन ने बताया था विटामिन ए बनता है। जिन पदार्थों से जो पदार्थ हमारे शरीर में विटामिन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो प्रोविटामिन्स बोले जाते हैं। तो कैरोटीन प्रोविटामिन है, और कैरोटीन फिर अपने लीवर में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो हरी सब्जियों में कैरोटीन वर्णक है, वही विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से होता है बेरीबेरी। बेरीबेरी क्या है भाई, बेरीबेरी क्या है, भार में कमी आते हैं, रूखापन जो बोलते हैं एक, या सॉरी विटामिन ये लक्षण लगभग मिलते जुलते आते हैं बेरीबेरी के अंदर। त्वचा में शुष्कपन, रूखापन जिसको बोलते हैं, और पाचन दुर्बल होना। सोर्स है साबुत अन्न, तो अंकुरित अनाज जो लेते हैं अपन। समुद्री भोजन, समुद्री भोजन आजकल ट्रेंड बढ़ा है इसका। समुद्री भोजन का मतलब क्या है, शैवाल सारा, सीविड्स जो बोलते हैं, शैवाल भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल का सोर्सेज हैं। जापानी लोग तो खास तौर से इनको यूज करते हैं, धीरे धीरे अपने भी यहाँ ट्रेंड बढ़ा है। और सब्जियां, विटामिन B2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, शरीर के भार में कमी, रूखापन। दूध, मटर, सेम, यीस्ट, केला, यीस्ट कवक आता है भी ध्यान रखना, और केला, ये सब विटामिन B2 का सोर्सेज हो गया। विटामिन B3 नाम है नियासिन, जिसकी कमी से पेलाग्रा अपन ने बात की थी। और पेलाग्रा शरीर में निजलीकरण, त्वचा मोटी हो जाना, शरीर में निजलीकरण, और ज्यादा स्थिति खराब होती है तो मानसिक असंतुलन भी स्थिति इसमें आती है। अंकुरित अनाज, टमाटर और मांस, इन सब का सेवन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, असामान्य प्रोटीन उपापचय, प्रोटीन उपापचय जिससे बहुत सारे बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह का निर्माण होता है अपनी ग्रंथियों में। और प्रोटीन उपापचय में एमिनोमल, थोड़े प्रोटीन एमिनोमल से बने होते हैं, उन एमिनोमल से फिर नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, बॉडी के अंदर नए प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। हरी सब्जियां, वही नॉनवेज में लीवर, केला, ये इसका सोर्सेज हो गया। अब देखो यहाँ देखो मेन चीज आ रही है, हरी सब्जियां, विटामिन B9, फोलिक एसिड, ये खास तौर से जरूरी होता है गर्भवती महिला के लिए, क्योंकि ये मेन क्या करता है, भ्रूणावस्था में न्यूरल प्लेट सबसे पहले बनती है, उसके डेवलपमेंट में खास इसकी भूमिका रहती है। और अगर भ्रूणावस्था में न्यूरल डिफेक्ट हुआ तो पार्किंसन रोग बताया था अपन ने, भ्रूणावस्था की न्यूरल डिफेक्ट होगी अगर इसकी कमी रहेगी तो। हरी सब्जियां, वही लीवर, केला, ये सोर्सेज हो गया। विटामिन B12, देखो केला 3-4 बार नाम आया है विटामिन B के अंदर, तो विटामिन B के मेन सोर्सेज में भी आ जाता है केला। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, उसके आधार पे नाम है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में अपने, कोबाल्ट तत्व कौन से विटामिन में पाया जाता है, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। खून की कमी, एनीमिया। नॉनवेज, वही लीवर और दूध इसका सोर्सेज है। विटामिन C नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का। स्कर्वी इसकी कमी से होता है, स्कर्वी है मसूड़ों से रक्तस्राव। और खट्टे फल इसके सोर्सेज हैं, नींबू, संतरा वगैरह। ध्यान रखना विटामिन C
लगातार अपने यूरिन पसीने के साथ में उत्सर्जित होता रहता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो विटामिन सी की पूर्ति लगातार शरीर को अपने को बाहर से करनी होती है। और हमारे इम्यून सिस्टम में विटामिन सी और डी और साथ में शरीर का निर्जलीकरण रोकना विटामिन सी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये नींबू, मौसमी, ऑरेंज वगैरह का जूस हमें लगातार पीते रहना चाहिए। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम आता है इसमें। और रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया जो इसमें कमी में बताएं। रिकेट्स दोनों, ऑस्टियोमलेशिया दोनों में हड्डियां कमज़ोर होती हैं। रिकेट्स बोला जाता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होना। ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है वयस्क में कैल्शियम की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना या विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी बताते हैं। ये बच्चों और ये वयस्क में। सोर्सेज, मछली के लीवर का तेल, वही लीवर आ गया। दूध, घी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में जो अपन ने बताया था विटामिन डी का अपनी स्किन के अंदर विटामिन डी जो बनता है, तो सनलाइट जो होता है वो भी मेन विटामिन डी का सोर्स हो गया। विटामिन ई, टोकोफेरोल। और विटामिन ई जो है टोकोफेरोल, ये भ्रूणावस्था के दौरान खास तौर से जरूरी है। और इस विटामिन ई की कमी होगी तो प्रजनन क्षमता में कमी आएगी। बहुत ज़्यादा स्थिति होती है तो अपन बांझपन भी नाम दे देते हैं। अंकुरित अनाज और सब्जियां इसका मेन सोर्सेज हैं विटामिन ए का। तो प्रजनन क्षमता में कमी, बांझपन जो बोला जाता है वो, इसको विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है, ध्यान रखना इसको, सौंदर्य विटामिन। और देखते हो इसी का प्रभाव है कि जब तक भ्रूणावस्था रहती है, गर्भावस्था रहती है महिला में, उसकी स्किन पे अलग ही चमक आती है उस दौरान। तो ये विटामिन ई का सोर्सेज जो है विटामिन के, फिनोक्विनोलोन इसको बोला जाता है। रुधिर का थक्का नहीं बनना, विटामिन के की कमी होगी, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। कारण रुधिर का थक्का बनने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग कारक मुक्त होता है, वो मुक्त नहीं हो पाएगा, उसी स्थिति आएगी। हरी सब्जियां, टमाटर, पनीर, ये सब इसके सोर्सेज हो गए विटामिन के। तो ये अपन ने हीनता जन्य में बताया विटामिन की कमी के जो मेन रोग आते हैं। एक, माता के रुधिर में, शिशु अवस्था में जब शिशु का जन्म होता है, उस अवस्था में बच्चों को बाल्यावस्था में जब माता का दूध प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो माता के दूध में जो प्रोटीन उनको मिलता है उसकी कमी से बच्चों में दो नाम अपन पढ़ते हैं। एक तो मेरेस्मस और एक पढ़ते हैं क्वाशियोकोर। मेरेमस और क्वाशियोकोर। मेरेमस में भार में तेजी से कमी आती है, क्वाशियोकोर में भार बढ़ता है। शरीर दोनों के अंदर ही पतला पड़ता है, क्वाशियोकोर में पेट बढ़ा हुआ नजर आता है। और प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कुपोषण की कमी से दो होते हैं। तो अगर आ जाता है माता को, अगर बच्चे को स्तनपान प्रॉपर नहीं कराया जाता है तो उसमें कौन से दो रोग की संभावना रहती है? मेरेमस और क्वाशियोकोर, ये दोनों आते हैं प्रोटीन कुपोषण के रोग, दोनों जो आते हैं। तो यहां पर अपन ने डिस्कस किया है प्रोटीन कुपोषण वाले रोग। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, संक्रामक रोग अपन ने बताए, हीनताजन्य रोग बताए। इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूं प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है। प्लाज्मोडियम मैंने बताया था 2 परपोषी में अपना जीवन पूरा करता है। ये प्रोटोजोआ में जो मलेरिया रोग का रोग कारक बताया था अपन ने, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। मैं इसको बता रहा हूं, जब अपने रुधिर के अंदर यानी मनुष्य परपोषी में जब ये पहुंचता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर का मनुष्य को काटना। मादा एनोफिलीज मच्छर का मनुष्य को काटना, और जब ये मनुष्य को काटेगा तो लार से स्पोरोजोइट मैंने बताया था,
इसकी जो संक्रामक अवस्था होती है, ध्यान रखना, अगर पूछेगा प्लाज्मोडियम जो है उसकी संक्रामक अवस्था कौन सी है, स्पोरोजोइट है। लार से स्पोरोजोइट का रुधिर में प्रवेश। मच्छर की जो लार है ना उसमें जो स्पोरोजोइट है जो कि 2n है, ये मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। तो मादा मच्छर की लार में जो स्पोरोजोइट थे वो रुधिर में पहुंच गए, मनुष्य के रुधिर में पहुंच गए, और यहां से लीवर में, रुधिर के माध्यम से लीवर में पहुंचना, लीवर में पहुंचकर गुणन, मीरोजोइट्स का निर्माण। मीरोजोइट्स का निर्माण। तो लीवर में पहुंचकर इन गुणन का मतलब इनकी वृद्धि हुई, वही समसूत्री विभाजन चल रहा है। ये मीरोजोइट्स है, वो भी 2n कोशिका है, ये भी 2n है भाई स्पोरोजोइट भी। मच्छर के अगर पूछेगा प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट, मैं इसके साथ में इंडिकेट कर देता हूं, स्पोरोजोइट है मादा एनोफिलीज की संक्रामक अवस्था, और लीवर में पहुंचकर गुणन, मीरोजोइट्स का निर्माण। और ये जो मीरोजोइट्स है ना ये होते हैं रुधिर में मुक्त, रुधिर में मुक्त, और ये करते हैं आरबीसी का विखंडन। रुधिर में मुक्त, और रुधिर में मुक्त होकर रुधिर में मुक्त होकर ये करते हैं आरबीसी का विखंडन, आरबीसी का टूटना। मीरोजोइट्स आरबीसी का विखंडन करते हैं। आरबीसी का विखंडन होने से हीमोजोइन का निर्माण होता है, और ये है, यहां से आता है ठंड लगकर तेज बुखार, ठंड लगकर तेज बुखार आना, आरबीसी का विखंडन, और यही मैं लिख देता हूं हीमोजोइन का निर्माण। तो हीमोजोइन का निर्माण किससे हुआ, मीरोजोइट्स द्वारा आरबीसी के विखंडन से। और हीमोजोइन का निर्माण, ये जो आरबीसी का विखंडन किसने किया, मीरोजोइट्स ने किया। मीरोजोइट्स रुधिर में मुक्त और आरबीसी का विखंडन, तो इसके साथ में लिख देता हूं मैं मीरोजोइट्स द्वारा। आरबीसी का विखंडन किसके द्वारा हो रहा है भाई, मीरोजोइट्स द्वारा। और हीमोजोइन का निर्माण, मीरोजोइट्स द्वारा आरबीसी का विखंडन, हीमोजोइन का निर्माण, और यहां से ये जो मीरोजोइट्स हैं इन मीरोजोइट से गैमेटोसाइट का निर्माण। गैमेटोसाइट में नर और मादा युग्मक होते हैं, नर और मादा युग्मक। तो कैसी कोशिका हो गई, वो एन हो गई। तो गैमेटोसाइट जो बनती है वो कौन सी कोशिका बनती है भाई, एन कोशिका, अगुणित कोशिका, नर और मादा युग्मक बनते हैं। और ये जो आरबीसी का विखंडन हुआ, हीमोजोइन का निर्माण, इससे आता है ठंड लगकर बुखार, ठंड लगकर बुखार आना।
ये जो गैमेटोसाइट बने, ये गैमेटोसाइट मच्छर में रुधिर द्वारा पुनः प्रवेश, मच्छर में रुधिर के साथ प्रवेश, ये गैमेटोसाइट्स हैं वो मच्छर में रुधिर के द्वारा साथ प्रवेश करते हैं, यानी मच्छर जब काट रहा है तो वापस से उसके रुधिर में पहुंच गए। अब वही मच्छर नहीं कि तुम सोचोगे ये छोड़ के गया वही मच्छर, भाई वो तो प्रक्रम है, लगातार चलता रहता है, कौन मच्छर आया कब काटा। मच्छर जब काटेगा तो लार में तो स्पोरोजोइट छोड़ के जा रहा है, और रुधिर जब जा रहा है तो रुधिर में गैमेटोसाइट अगर मौजूद है तो वो रुधिर में पहुंच रहे हैं, दोनों क्रिया हो रही है। स्पोरोजोइट लार से छोड़े जा रहे हैं मनुष्य में, और गैमेटोसाइट उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मच्छर में रुधिर के साथ प्रवेश, मच्छर की आंत में निषेचन क्रिया, और ये निषेचन क्रिया किसकी होगी, नर और मादा युग्मक का मिलना। ये जो निषेचन क्रिया बता रहे हैं अपन, नर और मादा युग्मक का मिलना, नर और मादा युग्मक का मच्छर की आंत्र में निषेचन मतलब नर व मादा युग्मक मिलना, और जैसे ये मिलेंगे इससे बनेगा oocyte। अब oocyte का मतलब कौन सी कोशिका हो गई, 2n, n और n मिल गए ना, वापस से युग्मक मिल गए तो 2n कोशिका हो गई। और oocyte से स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट जो कि वही कोश कौन सी हो गई, 2n, लार ग्रंथि में जमाव। इन स्पोरोजोइट का जमाव कहां पर होता है, लार ग्रंथि में। और फिर ये यहां से जैसे ही मादा एनोफिलीज मच्छर को मनुष्य में काटता है, लार से स्पोरोजोइट का रुधिर में प्रवेश। तो ये जो पूरा जीवन चक्र मैंने बताया, अब इसको समझना एक बार। ये शब्द मैं यहां से हटा देता हूं, थोड़ा सा ये गैप आ जाएगा। एनोफिलीज मच्छर का मनुष्य को काटना, क्योंकि इसकी लार में क्या मौजूद है, स्पोरोजोइट। ये लार से स्पोरोजोइट का किस में प्रवेश हो गया, रुधिर में। स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था मानी जाती है। स्पोरोजोइट यहां से रुधिर के द्वारा लीवर में पहुंचते हैं, वहां गुणन का मतलब इनकी संख्या बढ़ना, मीरोजोइट्स बनते हैं। मीरोजोइट्स रुधिर में मुक्त होते हैं। ये जो मीरोजोइट्स रुधिर में मुक्त होते हैं, ये मीरोजोइट्स आरबीसी का विखंडन करते हैं, उससे हीमोजोइन टॉक्सिक बनता है, इससे ठंड लगकर बुखार आता है। और इन मीरोजोइट्स के द्वारा निर्माण किसका हो रहा है, गैमेटोसाइट अवस्था का। गैमेटोसाइट अगुणित अवस्था है। यहां तक चला कौन सा, अलैंगिक चक्र। ये तो चला अलैंगिक चक्र, और अभी गैमेटोसाइट पहुंचते हैं, मच्छर जैसे काटता है ये नर और मादा युग्मक, गैमेटोसाइट उसके आंत्र में पहुंच जाते हैं रुधिर के साथ में, और वहां होता है इनका निषेचन। निषेचन का मतलब लैंगिक प्रावस्था ये चली है, नर मादा युग्मक गए, निषेचन हुआ, फिर oocyte बना, जो जाइगोट बोलते हैं, वहां oocyte, और oocyte में विभाजन से फिर बनते हैं स्पोरोजोइट, जो लार ग्रंथि में जमा हो जाते हैं, फिर वापस से चक्र चलता रहता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि किस प्रकार से प्लाज्मोडियम, किस प्रकार से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा जो हो रहा है। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो अपन ने बताया, दो प्रावस्था है भी। अलैंगिक प्रावस्था तो पूरी होती है मनुष्य परपोषी में, और लैंगिक प्रावस्था पूरी होती है मादा एनोफिलीज मच्छर में, मादा एनोफिलीज मच्छर में। इस तरह से अपना जीवन चक्र पूरा करता है, और इस तरह से इसका प्रवाह चलता रहता है। तो संक्रामक जो रोग अपन ने सारे डिस्कस किए। इसके बाद का जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।